Hello everyone, welcome to Law Tech Coaching Classes. This is Chinu Sharma, and today in this lecture we are going to cover most important MCQs from Indian Penal Code 1860. Also, if you are new to my channel, please do subscribe to it. So our first question is, who was the president of the drafting committee of the Indian Penal Code? जब इंडियन पिनल कोड बनाया गया, लिखा गया, तो उसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बिठाई गई। उस कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे, हेड कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मकॉले और डी लॉर्ड इरविन। So the right answer here is C, Lord Macaulay. Second question is, which of the following sections have been inserted in the IPC 1860 by the Criminal Law Amendment Act 2013? So इनमें से कौन से सेक्शन है जो क्रिमिनल लॉ की जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क अमेंडमेंट हुई थी 2013 में, जिसके अंदर कुछ नए सेक्शंस डाले गए थे आईपीसी में? तो वो कौन कौन से न्यू सेक्शंस हैं? ऑप्शन ए 376A, बी 376B, सी 166A, बी 354C और ऑप्शन डी ऑल द अबव। सो द राइट आंसर हियर इज डी ऑल द अबव। Third question is, to establish section 34 of the IPC. Basically, जब हमने सेक्शन 34 जो कि कॉमन इंटेंशन के ऊपर आधारित है, उस सेक्शन को प्रूव करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या क्या चीजों को प्रूव करना है? सो ऑप्शन ए इज कॉमन इंटेंशन बी प्रूव्ड बट नॉट ओवर्ट एक्ट बी प्रूव्ड। ऑप्शन बी कॉमन इंटेंशन एंड ओवर्ट एक्ट बोथ बी प्रूव्ड। ऑप्शन सी कॉमन इंटेंशन नीड नॉट बी प्रूव्ड but overt act be proved, and option D all the above. So basically section 34 जो कि common intention के ऊपर based है, तो common intention क्या है? common intention का मतलब है कि एक प्री अरेंज्ड प्लान, मीटिंग ऑफ माइंड्स, पहले से ही एक प्री प्लान बनाया हो, एक अरेंजमेंट हो। और overt act का मतलब है plainly apparent, ऐसा एक्ट जो दिखने में ही पता चले कि एक क्लियर कोई क्राइम एस्टैब्लिश हुआ है, उसको हम ओवर्ट एक्ट कहते हैं। और क्रिमिनल लॉ के अंदर अगर किसी एक्ट को हमने ओवर्ट एक्ट का नाम दिया है, तो उसको हमें प्रूव करने के लिए, क्लियरली प्रूव करने के लिए एविडेंस भी देने पड़ते हैं, और साथ में उसमें से क्रिमिनल इंटेंशन को भी हम इन्फर कर सकते हैं। सो कॉमन इंटेंशन सेक्शन 30, द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन ए। सेक्शन 34 के लिए हमें सिर्फ कॉमन इंटेंशन को प्रूव करना है, हमें ओवर्ट एक्ट को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। सो फोर्थ क्वेश्चन इज, सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, ऑप्शन ए क्रिएट्स अ सब्सटैंटिव ऑफेंस, बी इज अ रूल ऑफ एविडेंस, सी बोथ ए एंड बी और डी नीदर ए नॉट बी। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन बी। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, सेक्शन 34 इज रिलेटेड टू कॉमन इंटेंशन। सो इसमें हमें सिर्फ कॉमन इंटेंशन को प्रूव करना है, ये सिर्फ एक रूल ऑफ एविडेंस है। कॉमन इंटेंशन के थ्रू कौन सा ऑफेंस, कौन सा क्राइम क्रिएट हो रहा है, उस चीज के बारे में हमें सेक्शन 34 में कुछ नहीं है। सेक्शन 34 सिर्फ और सिर्फ एक पीस ऑफ एविडेंस है, जिसमें हमें ये देखा जाता है कि जो क्राइम हुआ है उसके लिए क्या पहले से कोई मीटिंग ऑफ माइंड्स थे, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे, क्या उसमें 4 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे, उसमें कॉमन इंटेंशन थी कि नहीं। सो बेसिकली इसमें किसी ऑफेंस की बात नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ एक ऑफेंस को प्रूव करने के लिए एक एविडेंस है, जिसको हम सेक्शन 34 में से लेते हैं। क्वेश्चन 5, voluntarily has been defined as an act caused by means whereby a person intended to cause it or by means at the time of employing those means know or had reason to believe to be likely to cause it under. So जो voluntarily की definition है वो किस सेक्शन में दी गई है? ऑप्शन ए 39, बी 38, सी 37 और डी 40। So the right answer here is option A, section 39. Sixth question is, how many types of punishments have been prescribed under the IPC? IPC में कितनी तरह की punishments हैं? ऑप्शन A 3, B 6, C 5 और D 4. So the right answer here is option C 5. Basically starting में IPC में 6 तरह के punishments होती थी।
बट जो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ है उस पनिशमेंट को हटा दिया गया था। सो 5 तरह की जो हमारे पास पनिशमेंट्स है वो कौन कौन सी हैं? डेथ, imprisonment for life, imprisonment which can be simple or rigorous, then forfeiture of property। और इसमें ये चीज नोट करने के लिए है इम्पोर्टेंट कि जो forfeiture of absolute property है उस चीज को अभी अबॉलिश कर दिया गया है। एंड द लास्ट पनिशमेंट इज फाइन। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ का हम सिंपल सा यहाँ की रेफरेंस के लिए एक मीनिंग समझ लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ का मतलब है रीलोकेशन टू अ डिस्टेंट प्लेस, एक दूर किसी जगह पर रीलोकेट कर देते थे किसी भी क्रिमिनल को। 7th क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी क्रुएलिटी इंक्लूड। जो सेक्शन 498A है आईपीसी का, उसमें क्रुएलिटी में क्या क्या आता है? ऑप्शन ए हरासमेंट ऑफ विमेन, बी फिजिकल क्रुएलिटी, सी मेंटल क्रुएलिटी और डी क्रुएलिटी बाय वाइफ। बेसिकली हम ये जान लेते हैं कि सेक्शन 498 किससे रिलेटेड है। 498A is related to cruelty by husband or relatives of husband। So इसमें ऑप्शन ए इज द राइट वन। और हरासमेंट ऑफ विमेन में दोनों तरह की क्रुएलिटी इंक्लूसिव है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। और यहाँ पे क्रुएलिटी बाय वाइफ इज रॉन्ग, इट इज बाय हस्बैंड। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 8, जनरल एक्सेप्शंस आर कंटेन्ड। जनरल एक्सेप्शंस क्या है? बेसिकली कुछ नहीं है। जनरल एक्सेप्शंस का मतलब है कुछ डिफेंसेस जो आईपीसी के अंदर दिए गए हैं जिससे प्रूव होके ये हमें पता चलता है, एक तरह की प्रिजम्पशन है कि a certain person is not liable for the crime committed। Section 76 to 106 deals with general exceptions। Option A, Chapter 3, B4, C5, D6। So the right answer here is Chapter 4। Chapter 4, Section 76 to 106 में general exceptions दी गई है। 9th question is the maxim ignorantia juris non excusate। इसका क्या मतलब है? A, ignorance of law is no excuse, B, ignorance of fact is no excuse, C, ignorance of law is an excuse, D, ignorance of fact is an excuse। So the right answer here is option A, ignorance of law is no excuse। कोई भी इंसान जो हमारी टेरिटरी में रह रहा है या जिसको पता है जिसने कोई ऐसा क्राइम कमिट किया गया है जो इंडिया की जुरिस्डिक्शन में आता है, वो पर्सन ये प्ली नहीं मांग सकता कि मुझे लॉ का पता ही नहीं था। सो लॉ की इग्नोरेंस कोई एक्सक्यूज नहीं है पनिशमेंट से बचने के लिए। क्वेश्चन 10, अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, the right of private defense of the body extends to the voluntary causing of death or other harm to the assistant if the offense which occasions the right is the act of। कौन सा ऑफेंस है जिसके अंडर हम प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं, बेसिकली खुद को बचा सकते हैं, और जो बंदा हमारे ऊपर वो ऑफेंस करने लगा है, हमें ये एप्रीहेंड हो गया है पहले से कि वो हमारे ऊपर कुछ ऐसा ऑफेंस करने लगा है जिसको हमें बचाने के लिए, जिससे हमें खुद को बचाने के लिए हम डेथ भी कॉज कर सकते हैं और किसी और तरह का हम हार्म भी कॉज कर सकते हैं, तो वो ऑफेंस है एसिड अटैक। नेक्स्ट इज 11th, under which name the Indian Penal Code came into application in Jammu and Kashmir। जो जम्मू एंड कश्मीर का पीनल कोड था उसका क्या नाम था? ऑप्शन बी, रणबीर पीनल कोड। 12th, putting or attempting to put a person in fear of death or grievous hurt in order to commit extortion is dealt under। एक्सटॉर्शन का जो क्राइम है उसको कमिट करने के लिए किसी बंदे को डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट का, इस चीज का डर पैदा करना, उसके बारे में किस सेक्शन में बताया गया है? सो द आंसर हियर इज सी, 387 ऑफ आईपीसी। एक्सटॉर्शन का क्या मतलब है? सिंपल सा एक्सटॉर्शन का एक मतलब है कि किसी भी बंदे से डिसऑनेस्टली कोई प्रॉपर्टी की डिलीवरी करवाना या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी की या फिर कोई ऐसे साइन या सील्ड चीज को लेना जिसको हम बाद में वैल्यूएबल सिक्योरिटी को मिसकन्वर्ट कर सकते हैं। इन चीजों के लिए किसी के अंदर फियर ऑफ इंजरी, इस चीज को पैदा करना, उसको हम एक्सटॉर्शन कहते हैं।
किसी को डरा धमका के किसी से कोई कीमती चीज लेना, प्रॉपर्टी लेना, सिंपली हम इस चीज को एक्सटॉर्शन कहते हैं। 13 क्वेश्चन इज एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया मीन्स। इस मैक्सिम का क्या मतलब है? इट मीन्स द इंटेंट एंड एक्ट मस्ट बोथ कंकर टू कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम। एक क्राइम को प्रूव करने के लिए या एक क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, मेंस रिया एंड एक्टस रियस। मेंस रिया इज द मेंटल एलिमेंट, किसी के दिमाग में कुछ होना क्राइम को कमिट करने के लिए। एक्टस रियस इज द फिजिकल एलिमेंट, आप किसी के घर एक नाइफ लेकर जा रहे हो तो वो एक एक्ट है, एक फिजिकल एक्ट है, आपकी इंटेंशन को बताता है, आपकी क्रिमिनल इंटेंशन उससे इन्फर होती है। सो ये दो चीजें बहुत जरूरी है एक क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। 14th is cheating and thereby dishonestly inducing delivery of property or making alteration or destruction of valuable security। ये किस सेक्शन में आता है? This comes under section 420 cheating। 15th is habitually dealing in stolen property, बार बार stolen property, चुराई हुई प्रॉपर्टी में डील करना, habitually। ये किस सेक्शन में आता है? This comes under section 413। Question 16. Defamation against the president or the governor of a state or administrator of a UT minister in respect of his conduct in the discharge of his public function when instituted upon a complaint made by the public prosecutor is dealt under। जब कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको हम सरकारी वकील भी बोलते हैं, वो कंप्लेन करता है डेफेमेशन की। किसके खिलाफ डेफेमेशन की? प्रेसिडेंट या गवर्नर या कोई भी इनमें से रिलेटेड जो हायर मिनिस्ट्रियल अथॉरिटीज हैं उनको लेकर जब कोई डेफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करता है या कुछ और बोलता है, तो इस चीज को, ये हायर अथॉरिटीज की डेफेमेशन को हम किस सेक्शन में डील करते हैं? इट कम्स अंडर सेक्शन 500। 17th is presumption of culpable mental state of a person as per section 10C of Essential Commodities Act 1955 include। बेसिकली एज सच ये सेक्शन आईपीसी से रिलेटेड नहीं है, ये क्वेश्चन आईपीसी का नहीं है, बट जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीनल क्रिमिनल इंटेंशन से रिलेटेड एक प्रोविजन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान अगर ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, होर्डिंग कर रहा है, कोई भी इस तरह का ऑफेंस कर रहा है जिससे नॉर्मल जो लाइफ है लोगों की वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, सो उस केस में किन किन चीजों के बेसिस के ऊपर हम क्रिमिनल इंटेंशन को इन्फर कर सकते हैं। सो द ऑप्शन हियर इज डी, दिस इज द राइट वन। एंड in order to infer the criminal intention, the mental state of a person, what are the things that needs to be included? Intention, motive, knowledge of fact, belief in or reason to believe a fact। 18th is enticing or taking away or detaining with a criminal intent a married woman। किसी भी शादीशुदा औरत को अगर हम लेके जा रहे हैं, डिटेन करके रख रहे हैं क्रिमिनल इंटेंशन के साथ, तो वो किस सेक्शन में डील होती है? That comes under section 498। Next is question 19. X, an employee of Y, was driving the vehicle which was without insurance. Y was convicted for violation of Road Traffic Act 1988, who was not even driving the vehicle at that time. Y appealed against it in the court. Option A, the conviction should be upheld. B, the conviction must be set aside. Option C, both the X and Y must be convicted. Option D, only X must be convicted. So here the right answer is option B. So जो conviction है that was wrong and the conviction must be set aside. It means that the legal decision which was taken by the court was invalid. Next is having possession of a document or knowing it to be forged with intent to use it as genuine. If the document is one of the description mentioned in section 466 of IPC is dealt under। अगर 466 IPC में जो documents described है उनमें से कोई document है और
किसी बंदे के पास उसकी पोजेशन है और उसको पता है कि वो फेक है, वो फोर्ज्ड है, बट वो उसको एज जेन्युइन यूज कर रहा है, तो ये किस सेक्शन में डील होगा? दैट कम्स अंडर सेक्शन 474. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेसेट ऑफ ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम? जो ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम एक नेचुरल जस्टिस का मेन प्रिंसिपल है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? सो इसमें बेसिकली दो चीजें आती हैं, ऑप्शन ए एंड सी, नोटिस ऑफ द केस टू बी मेट एंड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन. इसका ये मतलब है कि जब दो पार्टीज हैं, एक प्लेंटिव है, एक डिफेंडेंट है, तो दोनों को इक्वल नोटिस टाइमली पहुंचना चाहिए ताकि वो अपने पार्ट की कोर्ट में जाकर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो अपनी साइड एक्सप्लेन कर सके, अपना वो डिफेंस अच्छे से रख पाए. सो राइट टू बी हर्ड एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ नोटिस. Next is kidnapping or abducting a woman to compel her marriage or to cause her defilement etc. is dealt under. किसी women को abduct करना, kidnap करना और उसको compel करना कि वो शादी करे, ये किस section में आता है? That comes under 366. Next is robbery. Robbery comes under 392. False statement in connection with election. Election से लेकर elections के रिगार्डिंग अगर कोई भी गलत स्टेटमेंट दे रहा है तो वो आता है 171G के अंडर. नेक्स्ट इज प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन क्लासेस इन प्लेस ऑफ वर्शिप. किसी भी वर्शिप प्लेस है, चाहे कोई टेम्पल है, कोई गुरुद्वारा है, वहां पर किसी भी क्लास के लोगों के बीच में कोई भी ऐसे हेट्रेड पैदा करना, एनमिटी पैदा करना, उसको प्रमोट करना, वो किस सेक्शन में आता है? दैट कम्स अंडर 153A. 26th is a surgeon in good faith communicates to a patient his opinion that he cannot live. The patient dies in consequence of the shock. एक सर्जन है, let's suppose एक डॉक्टर है, वो गुड फेथ में अपने जो पेशेंट है उसको ये कन्वे कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहे हैं कि शायद आपकी डेथ हो सकती है, that he cannot live. और पेशेंट इसी चीज को सुनकर शॉक में, लेट्स सपोज उसको हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी इंस्टेंटली डेथ हो जाती है, तो इस चीज में क्या सर्जन गिल्टी है? सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन डी. द सर्जन इज नॉट गिल्टी. देयर आर टू रीजंस. फर्स्ट, ही राइटली डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज. उसने अपनी ड्यूटीज को राइटली डिस्चार्ज किया क्योंकि वो किसी को भी ऐसे धोखे में नहीं रख सकते. सी इज ही डिड नॉट गिव एनी फॉल्स होप. वही किसको फॉल्स होप नहीं देनी थी उसको अपने पेशेंट में, और जो पेशेंट को शॉक आया उसमें सर्जन की कोई गलती नहीं थी. ही वॉज डूइंग हिज जॉब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोटिव अंडर सेक्शन 81 ऑफ IPC शुड बी. द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन डी. जो सेक्शन 81 है उसका जो मोटिव है, सेक्शन 81 क्या है? एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म. किसी और हार्म को बचाने के लिए जब कोई इंसान एक क्राइम कर देता है तो वो जो हार्म है वो किस चीज को लेकर हो सकता है? वो या तो किसी इंसान को अगर कोई हार्म हो रहा हो उसको बचाने की कोशिश की गई हो, या किसी प्रॉपर्टी को कोई हार्म पहुंच रहा हो उसको बचाने की कोशिश की गई हो. इस कोशिश में अगर किसी से कोई क्राइम हो रहा है गुड फेथ में, उसकी इंटेंशन सही थी, तो उस मोटिव को, उस गुड फेथ को हम सेक्शन 81 में देखते हैं. क्वेश्चन 28. Infancy as an exception has been provided under. This is provided under section 82. And infancy को एक डिफेंस क्यों दिया गया है? क्योंकि जो एक चाइल्ड है, he is having lack of understanding. उसको रैशनल डिसीजन या रैशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है. So due to this defect, infancy को एक एक्सेप्शन दी गई है. 29th is criminal intimidation by anonymous communication or having taken precaution to conceal when the threat comes is dealt under section 507. इसमें कोई भी बिना नाम की कोई कम्युनिकेशन हो रही है या कोई अपनी आइडेंटिटी को कंसील करने की कोशिश कर रहा है, किसी को क्रिमिनली इंटिमिडेट कर रहा है, किसी को थ्रेट कर रहा है, तो किसी को कोई लाइक फियर ऑफ इंजरी या हार्म है, जो नॉर्मल इंसान अपनी सेंसिबिलिटीज में किसी भी तरह का अगर कोई इंसान है, ऑर्डिनरी पर्सन है, अगर वो
डर जाए, तो उस चीज को हम क्रिमिनली इंटिमिडेट कहते हैं, कि उस बंदे को अगर कोई डर हुआ है, कोई फियर आया है इंजरी या हार्म का, सो दैट मीन्स कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन हुई है। और ये किस सेक्शन में आती है? 507 में। 30th is the accused shot dead his father who was abusing his mother and was going to cut her throat. The accused. Right answer is B and C. एक accused था, उसने अपने फादर को गोली मार दी जब उसके फादर उसकी मदर को अब्यूज कर रहे थे और उसका गला काटने लगे थे। सो दैट पर्सन इज नॉट गिल्टी, क्योंकि उसको इमिनेंट डेंजर, उसको अपनी मदर की लाइफ को बचाने के लिए ये स्टेप लेना पड़ा, बिकॉज देयर वाज इमिनेंट डेंजर टू हिज मदर्स लाइफ, सो ही विल नॉट बी गिल्टी। नेक्स्ट इज पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन इज डेल्ट अंडर सेक्शन 171F. Bribery is dealt under section 171E. In which of the following death sentence is awarded? इनमें से किस केसेस में डेथ सेंटेंस अवॉर्ड की जाती है? The right answer is all. Waging war against the government of India, abetting mutiny actually committed, or murder. 34th is the word illegal is applicable to everything which is an offense, which is prohibited by law, which furnishes ground for civil action. So the right answer here is all of them. Basically हम illegal किस चीज को बोलते हैं? जो कोई चीज क्राइम है या ऑफेंस है या जिसको लॉ प्रोहिबिट करती है या फिर जिस चीज के लिए हम सिविल एक्शन ले सकते हैं वो भी इलीगल है। 35th is the basic principle which runs through section 32 to 38 of IPC is option B is the right one. 32 to 38 ये जो sections हैं ये किस principle के ऊपर based है? So the principle is in certain circumstances an entire act is attributed to a person who may have performed only a fractional part of it. Basically कुछ cases में हम पूरे एक्ट को एक पर्सन को एट्रीब्यूट करते हैं, चाहे उस पर्सन ने सिर्फ कुछ थोड़ा सा पार्ट ही उस क्राइम का कुछ उस एक्ट का परफॉर्म किया हो। सो जो मेजर जिसकी मेन सारी प्लानिंग होती है उस क्राइम को कमिट करने की, चाहे वो खुद उसमें ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, हम उस पर्सन को सारा क्राइम एट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट इज बिलोंगिंग टू गैंग्स ऑफ पर्सन एसोसिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ हैबिचुअली कमिटिंग डिक्वाइटी. This comes under section 400. Next is which of the following is false? Section 34 को लेकर इनमें से क्या चीज false है? So the right option here is option D. जैसे हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है कि जो सेक्शन 34 है ये सिर्फ एक रूल ऑफ एविडेंस है, इसमें कोई भी पीनल प्रोविजन एस्टैब्लिश नहीं की गई। इससे सिर्फ और सिर्फ हम ये देखते हैं कि क्या एक ऑफेंस इस्टेब्लिश हो सकता है या नहीं, वो ऑफेंस क्या है। दैट इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 34. ओनली कॉमन इंटेंशन इज कवर्ड, प्री अरेंज्ड प्लान इज कवर्ड. 38 इज कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ. अगर हमें सेंटेंस ऑफ डेथ को कम्यूट करवाना हो तो वो किस सेक्शन में आती है? सेक्शन 54. 39 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC डील्स विद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किस सेक्शन में आता है? 405. Next is A intentionally fired a shot from his pistol at B, but it hit C and C died. तो A ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? A B को मारना चाहता था बट एक्सीडेंटली C को गोली लगी और C की डेथ हो गई। सो A ने यहाँ पर मर्डर किया है अंडर सेक्शन 301. नेक्स्ट इज कॉमन इंटेंशन मीन्स. कॉमन इंटेंशन का क्या मतलब है? शेयरिंग ऑफ इंटेंशन बाय ऑल पर्सन. बेसिकली जो सिमिलर इंटेंशन है या सेम इंटेंशन है इसको हम कॉमन इंटेंशन से डिफरेंशिएट क्यों करते हैं? क्योंकि जो सिमिलर इंटेंशन है या सेम इंटेंशन है जरूरी नहीं कि इसमें क्रिमिनल इंटेंशन भी हो, ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है। और इसमें कॉमन इंटेंशन का मतलब है कि जब हम किसी प्री प्लान अरेंजमेंट को लेकर हम फर्दरेंस करते हैं, उसमें आगे जाते हैं, उस एक्ट को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ इंटेंशन किसी की अगर सेम है तो वो जरूरी नहीं है कि वो एक क्राइम माना जाएगा।
एक क्राइम को पूरा करने के लिए कॉमन इंटेंशन होनी जरूरी है इन फर्दरेंस ऑफ दैट प्री प्लान अरेंजमेंट. 42 is A beat his wife. She fell and became unconscious. Believing her to be dead and to save himself from being arrested for murder, A hanged her in the fan with rope. Post-mortem report disclosed her death from hanging. A is liable for. So here A is liable for culpable homicide because A ने अपनी वाइफ को मारा और उसने ये बिलीव किया कि उसकी डेथ हो गई और खुद को बचाने के लिए उसको हैंग किया. So basically, this is a culpable homicide. 43 is the word good faith. Word good faith किस section में defined है? It is under section 52. Next is insanity. Insanity क्या है? Insanity basically एक diseased mind है. Insanity तब प्रूव की जाती है जब किसी इंसान में कोई प्रॉपर कोई बीमारी है, हम सोचते हैं कि उसका तो बीमारी वाला दिमाग है, वो रैशनल थिंकिंग नहीं कर सकता इंसान, उसको नहीं पता कि उसके एक्शंस का क्या कॉन्सिक्वेंस है. सो दैट इज इंसैनिटी, डिसीज्ड माइंड. नेक्स्ट इज 45. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेंस-रिया हैज बीन कंसीडर्ड टू बी एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन ऑफेंस. इसमें से किस केस में मेंस-रिया को, मेंटल एलिमेंट को एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट माना गया था ऑफेंस का? The right answer is all of the above. Srinivas Barolia versus Emperor, R versus Tolson, Nathulal versus State of MP. Basically इन तीनों केसेस में ये हेल्ड हुआ था कि जो मेंस-रिया है वो एक इसेंशियल एलिमेंट है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफेंस का. नेक्स्ट इज बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस एंड दिस इज रिलेटेड टू कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया. नेक्स्ट, किस केस में प्रिवी काउंसिल ने कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन को डिफरेंशिएट किया था? सो द राइट आंसर हियर इज महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर. ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईपीसी में कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 511 सेक्शंस एंड 23 चैप्टर्स. नेक्स्ट, आईपीसी इनैक्ट कब किया गया? बेसिकली आईपीसी 6 अक्टूबर 1860 को इनैक्ट किया गया, बट इट केम इनटू इफेक्ट in 1862. So last question in today's lecture is, A and B agreed to commit the murder of C by poisoning. A और B ने आपस में ये अग्री किया कि वो C को मारेंगे पॉइजन के साथ और D को वो पॉइजन देनी थी, बट D ने पॉइजन नहीं दी, तो A and B are guilty of ऑप्शन C, अबेटमेंट ऑफ मर्डर बाय कॉन्स्पिरेसी. चाहे D ने पॉइजन नहीं दी, C की डेथ नहीं हुई, but A and B are guilty for abatement of murder by conspiracy. So this was all about our today's lecture, which was on IPC, and we have done almost all the important sections and we have touched upon the main provisions also. I hope you liked this video and understood the sections. Please do like, share, comment and subscribe to my channel.